चलो, सो वेलकम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाते जाते एक चीज बात करी थी, और आप लोगों को याद हो तो पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को एक बताया था बैगर मेथड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब आज कल हम लोगों ने, अगर आप ध्यान दो कि कल हम लोगों ने क्या करा था, जो इक्वेशंस के फॉर्म में होते हैं क्वेश्चंस, उनको चेंज करा था। हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं करे थे कि जिसमें वर्ड प्रॉब्लम हो और वहाँ पे हमें उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, इसमें देख के नहीं लगे कि ऐसा होना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला था कि लेट से एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टाइसेस को ज्वाइन करके, ठीक है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टाइसेस को ज्वाइन करके हमें ऐसा ट्राइंगल फॉर्म करना है जिसका कोई साइड कॉमन नहीं हो पॉलीगॉन के। नो साइड इज कॉमन टू द पॉलीगॉन। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू दैट थिंग। ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एक पहला वर्टेक्स चूज करो। आपको याद होगा पहले हम लोगों ने इसे पहले जब करा था तो क्या करा था, NC3 what the total number of triangles minus n those triangle which have two side common to the polygon, and then after that one side common to the polygon n into n minus 4। ठीक है। ये हम लोगों ने करा था, जो जाके हमारा आया था कितना, n इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 डिवाइड बाय 6। ये हमारा आंसर आया था। ठीक है। अब यहाँ पे इसको, ये हमने ज्योमेट्री के लिए देखा था कौन सा वर्टेक्स चूज करेंगे कौन सा वर्टेक्स चूज नहीं करेंगे। अब इसको अगर हम इस कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला वर्टेक्स चूज करते कितने तरीके, n। अब आपने पहला वर्टेक्स चूज कर लिया, ठीक है, जितने भी आपके वर्टाइसेस होंगे वो सर्कल पे होंगे ना, तो पहला वर्टेक्स चूज करने तरीके n। उसके बाद आपने x1 वर्टेक्स छोड़े और आपने दूसरा वर्टेक्स चूज करा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद तीसरा वर्टेक्स चूज करा, लेट से वर्टेक्स चूज करा ए, फिर ये चूज करा बी और ये वर्टेक्स चूज करा सी। तो ए से बी के बीच में x1 वर्टाइसेस आपने छोड़ दिए। फिर बी से लेके सी के बीच में आपने x2 वर्टाइसेस छोड़ दिए। फिर सी से ए के बीच में कितने वर्टाइसेस बचे, x3। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ये कितना होगा, n माइनस 3 होगा। ये तीन वर्टेक्स तो चूज हो गए, तो बाकी जो वर्टेक्स छोड़े वो कितने हुए, n माइनस 3। लेकिन इसमें ध्यान देना कि इसका मतलब अब ये अगर कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस नहीं चाहिए तो सबकी वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए, xi शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हमें कैसे सॉल्यूशन चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। हम लोगों को यहां पे चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, है ना। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता था, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो इसका आंसर क्या होगा, n माइनस 4 सी 2, ये हो जाएगा n माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो n माइनस 3 माइनस 1 n माइनस 4, r इज 3, 3 माइनस 2 हो गया। ये कितना होगा, n माइनस 4 n माइनस 5 डिवाइड बाय 2। तो पहला वर्टेक्स चूज करने के तरीके n, अगले दो वर्टेक्स चूज करने के तरीके n माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 होल डिवाइड बाय 2। लेकिन इसमें अब हमें एक चीज क्या देखना है कि अगर मैंने पहला वर्टेक्स चूज करा a, दूसरा करा b, तीसरा करा c, तो a b c एक सिलेक्शन हो गया। लेकिन अगर मैंने पहला b चूज करा, फिर c करा, फिर a करा, ट्राइंगल तो वही बनेगा। फिर पहला c करा, फिर a करा, फिर b करा, तो भी वही ट्राइंगल बनेगा। मतलब मैं इस कैलकुलेशन में एक ही ट्राइंगल को कितनी बार काउंट कर रहा हूं, 3 बार। Hence it will be the total number of triangles will be 1/3 of it. Hence the total number of triangles such formed will be n into n minus 4 into n minus 5 divided by 6। ये हो जाएगा। सेम आंसर आ रहा है। अच्छा, अगर अब आपको ये पॉइंट क्लियर है तो सोचो अगर मैं ऐसा स्क्वायर बनाना चाहूं, इफ आई वांट टू मेक ए स्क्वायर विच हैव नो साइड कॉमन टू द पॉलीगॉन। ठीक है, फाइंड number of squares formed
by joining vertices of a regular polygon which have no side common to polygon. ठीक है, तो कितने तरीके होंगे? तो अगर मुझे क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल स्क्वायर बनाना है, ठीक है, स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बोलना तो सही नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर में मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है. यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स बोलना ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है. यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फाउंड बाय जॉइनिंग वर्टाइसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विच हैव नो साइड कॉमन टू द पॉलीगॉन. तो हम क्या करेंगे, कोई एक वर्टेक्स चूज करेंगे, तो उस पहले वर्टेक्स को चूज करने के तरीके कितने, n, ठीक है. n वर्टाइसेस हमने चूज कर लिए, n में से कोई एक वर्टेक्स हमने चूज कर लिया, जो भी चूज करा उसके बाद x1 छोड़ के दूसरा, फिर x2 छोड़ के तीसरा, और x3 छोड़ के चौथा, और चौथे के बाद कितने बचे, x4. तो जो वर्टाइसेस हमने छोड़े वो क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4. ये अगले तीन वर्टाइसेस चूज करने के लिए हमें इनकी वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और इनका सम जो होगा वो बेसिकली n-4 होगा, जहां पे हर xi की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, ठीक है. तो इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो वो कितने हो जाएंगे, n-5 c3, दैट विल बी n-5, n-6, n-7 होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 6, ये हो जाएगा. तो पहला वर्टेक्स चूज करने के तरीके n, ठीक है. अगले तीन वर्टेक्स चूज करने के तरीके n-5, n-6, n-7 होल डिवाइड बाय 6. लेकिन सोचो इसमें पहला चूज करा a के बाद b c d, मतलब इनका सर्कुलर एक एक ऐसे खिसका दूं, तो अगर मैं ऐसे खिसका दूं कि a की जगह d आ गया, d की जगह c आ गया, तो जैसे a b c d a c d a और d a b c, ये चारों के चारों क्या होंगे, सेम होंगे. मतलब मैं एक ही क्वाड्रेटल को कितनी बार काउंट कर रहा हूं, एक ही क्वाड्रेटल को काउंट कर रहा हूं कितनी बार, 4 बार, ठीक है. तो इस कारण से एक्चुअल नंबर ऑफ वेज विल बी 1/4, ठीक है. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर विल बी n into n-5 into n-6 into n-7 होल डिवाइड बाय 6. क्लियर है सबको ये? तो बताओ सबसे पहला which will be the first polygon in which one such quadrilateral is possible. तो देखो 4 में तो हो नहीं सकता, 5 के या क्वाड्रिलेटरल बनाना तो 4 वर्टाइसेस होने ही हैं, तो n शुड बी ग्रेटर देन 4. n ग्रेटर देन 4 तो 5 पे 0, 6 पे 0, 7 पे 0, तो द फर्स्ट वन विल बी 8. अगर 8 रखते हो n की वैल्यू फॉर n इक्वल्स टू 8, व्हाट विल हैपन, दिस विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 6. तो ये कैंसिल हो गया, तो हाउ मेनी सच क्वाड्रिलेटरल्स विल बी फॉर्म, दैट विल बी इक्वल्स टू 8. डिवाइड बाय 24 में नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड बाय 24 नहीं होगा. हाँ, यहाँ पे डिवाइड बाय 24 हो जाएगी, कैलकुलेशन ये रहेगा, ठीक है. तो डिवाइड बाय 24, तो यहाँ पे आंसर नीचे साथ में आ जाएगा 4, तो 8 डिवाइड बाय 4 दैट विल गिव यू 2. तो ऐसे सिर्फ 2 ही क्वाड्रिलेटरल बनेंगे ऑक्टागन में. तो द फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल इन विच इट विल बी फॉर्म्ड विल बी एन ऑक्टागन, ठीक है. चलिए अब इसी में अगर ये बात ध्यान आ गई, एक क्वेश्चन ध्यान आ गया, इन अ डोडेकागन हाउ मैनी equilateral triangles can be formed, ठीक है. डोडेकागन में कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म किए जा सकते हैं, ये हमको पता करना है, ठीक है. तो इसको कैसे करें, देखिए अगर आपको डोडेकागन में इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने 3 वर्टेक्स चूज करे, एक वर्टेक्स चूज करा a, ये b और ये c, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस लेफ्ट बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस विल बी सेम. तो यहाँ पे a, यहाँ पे a, यहाँ पे a, तो 12 टोटल थे, 12 में से 3 तो सिलेक्ट हो गए, a b c बचे 9, 9 को 3 हिस्सों में बांटोगे तो ये 3 आ जाएगा. तो ये 3 आ जाएगा, तो n इक्वल्स टू 12 था,
तो आपके बीच में ये सब तीन 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 हो गए, मतलब फिगर कुछ ऐसा बनेगा। पहला वर्टेक्स ये चूज करा, दूसरा वर्टेक्स ये चूज करा, तीसरा वर्टेक्स ये चूज करा, और बीच में उनके बीच में तीन तीन वर्टेक्सेस पड़े हुए। अब आपको क्या करना होगा, इनको खिसकाना होगा। अगर आपको नया वर्टेक्स बनाना है तो दोनों तीनों वर्टेक्सेस को एक 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 खिसका दो। तो भी क्या हुआ, तो भी ट्रायंगल इक्विलेटर बना। फिर एक एक खिसका दो, ये ऐसे, तो भी बना। ये ऐसे खिसका दो, तो भी बना। ठीक है, तो बताओ ऐसे हम कितनी बार खिसका पाएंगे? वी कैन ओनली 1 2 3 4। तो आपने अगर कोई भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया, उसके कोरस्पोंडिंग आप और कितने बना सकते हो? 3 मोर। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड विल बी इक्वल्स टू 4। तो 12 थे, 12 में कितने हो गए? 4 इक्विलेटर ट्रायंगल बन गए। तो राइट आंसर विल बी 4 इक्विलेटर ट्रायंगल। अब सोचो जरा यहाँ पे कि n पे क्या कंडीशन लगाई जाए, कि व्हाट शुड बी रिस्ट्रिक्शन ऑन n सो दैट इक्विलेटर ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर n में से मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए, 3 पॉइंट, तो बाकी n-3 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मतलब n-3 शुड बी डिविजिबल बाय 3। ये तब होगा जब n जो है वो 3 का मल्टीपल है, n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन इट कैन हैपन, that means an equilateral triangle will only be formed whenever n is a multiple of 3. If n is a multiple of 3, you see how many, if there are n vertices, okay, then 3 are already selected. The rest, it will be divided into 3 parts. 3 divided by 3, okay, n minus 3 divided by 3. Now for every total number of triangles that can be formed will be equals to what? Number of points over here plus 1 plus 1. So right answer will be n by 3. So number of equilateral triangles formed will be integer whenever n is a multiple of 3, therefore n should be multiple of 3, and number of equilateral triangles will be equals to what? n by 3. मतलब अगर नैनोगन है तो उसमें कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे? 3। 15 साइड का पॉलीगॉन है तो किसमें कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकते हैं? 5। और याद करो, देखो इसी तरह के क्वेश्चंस हम किसमें बना सकते हैं? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो बी फॉर्म्ड इन while forming a square. If you want to form a square, then you have to select 4 vertices, and those 4 vertices should have equal number of vertices between the two consecutive vertices selected for a square. ठीक है, तो सेम टाइप की क्वेश्चन आप स्क्वायर में भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नाउ चलिए ये वाले इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब देखिए और कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इस तरह की चीजें कर सकते हैं। कैसा कि मान लीजिए अब क्वेश्चन ये है कि एक ये स्टेशन ए है और यहाँ पे स्टेशन बी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस ए से बी के रास्ते में बीच में कितने इंटरमीडिएट स्टेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर 10 इंटरमीडिएट स्टेशंस। ठीक है, देयर आर 10 इंटरमीडिएट स्टेशंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 10 इंटरमीडिएट स्टेशंस हैं। तो आपको ए से ट्रेन स्टार्ट करनी है। ए से ट्रेन स्टार्ट करने के बाद इन हाउ मेनी वेज कैन वी प्लान 3 intermediate stops so that no two of them are consecutive. ठीक है, मतलब एक स्टेशन ये लिया, एक स्टेशन ये लिया और एक स्टेशन ये लिया, ये चलेगा। ठीक है, दिस विल बी वैलिड। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। हमें कितने इंटरमीडिएट स्टेशन सिलेक्ट करने हैं? 3। इंटरमीडिएट स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। नो 2 इंटरमीडिएट स्टेशन शुड बी कंसेक्यूटिव। ये बात समझ में आ रही है सबको? है ना? तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? सेम कॉन्सेप्ट अगर इसमें अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? तो हम ए के बाद चलेंगे और कितने स्टेशन छोड़ेंगे? x1।
x1 के बाद पहला स्टॉप, फिर इसके बाद कितने स्टेप छोड़ेंगे x2, फिर दूसरा स्टॉप, फिर कितने स्टॉप छोड़ेंगे x3, फिर तीसरा स्टॉप, और फिर x4 स्टॉप्स के बाद B आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जर्नी रहेगा। तो अब इस जर्नी में आप समझो कि आपने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये कितना होना चाहिए। 10 में से 3 स्टॉप रुक गया तो ये 7 होना चाहिए। अच्छा, ध्यान देना कि नो टू इंटरमीडिएट स्टॉप्स आर कंसेक्यूटिव, मतलब यहाँ पे x2 एंड x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, बट x1 एंड x4 कैन बी ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि ए के बाद ये वाला लिया तो ये कंसेक्यूटिव स्टॉप नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट तो बी एंड पॉइंट, तो हमसे बोला 3 इंटरमीडिएट स्टॉप, सो दैट नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो इस कारण से x1 और x4 0 या 0 से बड़े हो सकते हैं, लेकिन x2 और x3 में कम से कम एक स्क्वायर नंबर होना ही चाहिए, तभी जाके ये हो पाएगा। तो इसका मतलब 7 चीज़ें बांटनी कितने लोगों में, 4 लोगों में, जब जिनमें से 2 लोगों को कम से कम एक मिलनी है। ठीक है, तो 2 लोगों को कम से कम एक मिली तो एक एक उनको दे दो। तो अगर उन लोगों को दे दोगे तो अब कितनी चीज़ें बांटनी है, 5 चीज़ें बांटनी है 4 लोगों में। जब किसी को कितने भी मिल जाए तो 5 आपके कॉइन्स हो गए, बेगर्स हुए 4 बेगर्स हुए तो कितने फॉल्स कॉइन आएंगे, 3, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो दैट विल गिव यू 8c3। 8c3 will be what, 8 into 7 into 6 upon 1 into 2 into 3, 2 3 6 किया तो 8 7 जा 56. So total number of ways of arranging the stop will be 56. अब इसमें कोई आर्ग्यू कर सकता है कि सर एक चीज़ मुझे ये हमें बताओ कि हम तो आइडेंटिकल चीज़ें बांटने में ये फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे आइडेंटिकल कैसे हुए। आइडेंटिकल ऐसे हुए कि देखो आप सिंपल समझो कि अगर मैंने आपको ये ए सिलेक्ट करा, बी सिलेक्ट करा या सी सिलेक्ट करा, इन तीनों का रिलेटिव ऑर्डर फिक्स है कि ए के बाद ही बी आएगा, बी के बाद ही सी आएगा। तो जब कई चीज़ों में से कुछ लोगों का अगर रिलेटिव ऑर्डर फिक्स हो जाता है तो दे आर एज गुड एज आइडेंटिकल। तो इसका मतलब एक तरह से हम यहाँ पे, क्योंकि इनका आपस में परमुटेशन नहीं हो सकता ना स्टेशंस का, इस कारण से हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन हम एक और बोल सकते हैं कि देयर इज वन मोर क्वेश्चन जस्ट सिमिलर टू दिस, कि अगर मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ता हूँ कि लेट्स से देयर आर 20 सीट्स इन अ रो। हाउ मेनी सीट्स, 20 सीट्स। इन हाउ मेनी वेज can we seat 4 persons so that no two sits consecutively। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने और भी करा था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक हमने और भी करा था जिसमें क्या हुआ था, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि 4 लड़के 4 लड़कियां, नो टू सिट्स, उसमें नंबर ऑफ चेयर्स जो होती थी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती थी। ठीक है, नंबर ऑफ चेयर्स जो होती थी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग अब इसको कैसे कर सकते हैं ये आपको मुझे सोच के बताना है। ठीक है, देखो लेट्स से हमने x1 चेयर छोड़ी पहले, फिर पहला बंदा बैठाया, फिर हमने x2 चेयर छोड़ी, फिर दूसरा बंदा के लिए टीम जगह सेलेक्ट करी, फिर इसके बाद x3, फिर तीसरा x4, फिर चौथा, और लास्ट में बच गई x5 चेयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ये होना चाहिए कितना, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल्स टू 16, जहां पे x2, x3 और x4 की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी और x1 और x5 की वैल्यू जो होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी। तब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करना चाहते हो। तो देखो 3 को कम से कम एक एक चाहिए तो दे दो तीनों को एक एक। तीनों को 16 में से 3 चीज़ें चली गई, कितने बचे, 13। अब मुझे 13 चीज़ें बांटनी है 5 लोगों में, जब किसी को कितने मिले फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे, 13 तो आपके कॉइन हो गए, बैगर थे 5 बैगर, तो कितने फॉल्स कॉइन, 4, डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 17c4। 17 इंटू 17c4 हो गया ये। ठीक है, 17c4 जब ये हो गया तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। कैसे है,
ये अभी हमने जो करा वो क्या करा, वी हैव टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways of selecting 4 seats was 17C4। अभी हमने क्या सिलेक्ट करा, सीट सिलेक्ट करा ना, जो सीट है वो तो वहीं रहेगी, उनका ऑर्डर कुछ चेंज होने नहीं वाला। लेकिन जो 4 चीज सीट सिलेक्ट हुई, उन पर 4 लोगों को बैठाओगे तो 17C4 into 4 factorial, तो दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू 17 factorial upon 13 factorial divided by 4 factorial into 4 factorial, so that will be 17 into 16 into 15 into 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, इसे मल्टीप्लाई कर दिए, दैट विल बी द आंसर। पिछली बार ये करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो स्टेशन आगे पीछे नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने पहले जगह सिलेक्ट करी और उन जगह पे हम लोगों ने इन 4 लोगों को बैठा दिया, इस कारण से वो इंटू 4 फैक्टोरियल आया। सो इन हाउ मेनी वेज कैन वी गेट अ सम ऑफ 7 ऑन रोलिंग ऑफ 3 डाइसेस, 3 डाइसेस को रोल करके हमें सम चाहिए 7। तो लेट्स से पहले डाइस पे आया x1, दूसरे डाइस पे आया x2 और तीसरे डाइस पे आया x3 और सम होना चाहिए 7, हो गया। तो हमें 3 डाइसेस पे सम चाहिए 7। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि ये बेगर मेथड जो है इसका रिस्ट्रिक्शन क्या था, रिस्ट्रिक्शन ये था कि हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं कि अपर रिस्ट्रिक्शन हो। क्या यहाँ पे अपर रिस्ट्रिक्शन है, ये चेक करना बड़ा जरूरी है। अब बताओ, हर डाइस कम से कम 1 तो शो करेगा ही करेगा, तो x1 x2 x3 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो तीनों को 1 1 1 देने के बाद बचेगा 4, तो क्या वो 4 का 4 किसी एक डाइस पे जा सकता है? हाँ, क्योंकि अगर 4 किसी एक डाइस पे जाएगा तो 1 + 4 कितना शो करेगा, 5 शो करेगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें कि सारे के सारे किसी पर पहुंच जाए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपसे ये बोलता कैसा कि x1 + x2 + x3 इज इक्वल्स टू 9, तो दिक्कत हो जाती। क्यों दिक्कत हो जाती? क्योंकि तीनों डाइस पे 1 1 1 1 शो करने के बाद कितने बचे, 6। क्या वो पूरा 6 का 6 किसी x1 के पास जा सकता था? नहीं, x1 के पास 1 तो ऑलरेडी है, 6 और चले गए तो 7, लेकिन डाइस तो 7 शो नहीं कर सकता, तो मतलब अपर लिमिट आ गया, ठीक है। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में अपर लिमिट नहीं है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अपर लिमिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी मैक्सिमम xi को मिनिमम 1 मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम किसी को कितना मिल सकता है? द मैक्सिमम अ पर्सन कैन गेट इज व्हाट, 6, ठीक है। मैक्सिमम पर्सन कैन गेट इज 6, लेकिन एक्चुअल में अगर देखोगे तो 5 से ज्यादा किसी को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? किसी को 5 से ज्यादा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बांटने की चीजें कितनी है, मतलब हम किसी भी कंडीशन पे किसी xi की वैल्यू ग्रेटर देन 6 नहीं कर सकते, xi कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6। तो जब तक xi की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 6 से कम है तब तक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन देखो जरा यहाँ पे क्या होगा कि xi की वैल्यू अगर 1 से चली गई, तो आप देखो कि अगर हम लोग नॉर्मली देखेंगे तो यहाँ पे बाकी के 6 किसी के पास जाएंगे तो 7 भी हो सकते हैं, लेकिन डाइस पे 7 नहीं आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें? तो देखो पहला वाला तो सिंपल है, पहले वाले में क्या करना है, 7 चीजें बांटनी है 3 लोगों में, जब सबको कम से कम 1 मिले, यही तरीका हो गया। तो कितने तरीके होंगे, n-1 दैट इज 6c2, 6c2 बताओ कितना हो जाएगा, 6c2 विल बी इक्वल्स टू 65 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 15। तो टोटल 15 वेज होंगे, 15 तरीकों से आपका सम 7 आ सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर 9 वाला केस होता तो रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो रिस्ट्रिक्शन आ गया तो आप यहाँ पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज कर सकते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन मतलब क्या कि आप यहाँ से वो केसेस हटा दीजिए जिसमें जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। देखो रेंडमली अगर मैं करता हूँ तो 9 चीज़ें 3 लोगों को बांटना है, जब किसी को कितने भी मिल जाए, ठीक है। तो कि सबको कम से कम क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो बताओ क्या हो जाएगा, 9 - 1 8, c 3 - 1 2, 8c2 विल बी इक्वल्स टू 28। लेकिन इन 28 वेज में ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी एक को आप क्या दे दो, एक इनको मिल गया तो 7, तो किसी एक को 7 मिल जाए, 7 1 का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें शामिल होगा। दिस इज द ओनली केस इन विच, मतलब किसी को 7 नहीं मिल सकते, तो दिस इज द ओनली केस विच हैज टू बी रिजेक्टेड। तो ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें किसी एक को 7 और 2 को 1 मिलेंगे?
ऐसे 3 ही केस होंगे। तो मतलब इस काउंटिंग में 3 केस ऐसे हैं जो हमें नहीं चलेंगे। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 8c2 माइनस 3, दैट इज 28 माइनस 3 विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 25। तो सम 9 आने के कितने तरीके होंगे, 25 तरीके होंगे। ठीक है, तो कितने तरीके होंगे, 25 तरीके होंगे। कि 3 डाइस रोल करें, उनका सम कितना आ जाए, 9 आ जाए। इसके कितने तरीके हैं, 9 इसके 25 तरीके आएंगे। ठीक है, समझ में आया ये। अब देखिए, अगर मुझे 3 डाइसेस के रोल पे सम 16 चाहिए तो हमें बाइनोमियल थ्योरम पे जाना पड़ेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम वाला कुछ तो पार्ट हमारे कोर्स में वैसे नहीं है, लेकिन हम अगले चैप्टर में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को अगर करना है तो थोड़ा सा अगर अकल लगा के करो तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो आपको सम चाहिए 16, ठीक है, वैसे सिंपल काउंटिंग से करो तो भी हो जाएगा। सम 16 जाएगा तो इसका मतलब टोटल सम आ सकता था 18। अब वो कितना कम करना है, 2। तो 2 कम करना है तो मैक्सिमम तो 6 ही शो कर सकते थे। तो एक तरीका क्या हो सकता है, 6 6 4, ठीक है, मतलब 2 जो कम हुए वो एक ही जगह से कम हो गए, या फिर 6 5 5, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके कितने तरीके आएंगे, 3, और इसके कितने तरीके आएंगे, 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 6। आप बगैर सिंपल काउंटिंग से बोल सकते हो इस क्वेश्चन को। और वैसे आप थोड़ा टेक्निकली थोड़ा हुआ बना के करना है तो ऐसे कर लो कि हम नया वेरिएबल y1 बोल देते हैं, विच इज 6 माइनस x1 y2 6 माइनस x2 y3 6 माइनस x3। xi lies between 1 to 6, तो माइनस xi lies between where to where, माइनस 6 to माइनस 1। therefore 6 माइनस xi lies between 0 to 5 होगा ये। अच्छा, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो बताओ, y1 प्लस y2 प्लस y3 विल बी इक्वल्स टू 18 माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3। लेकिन x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना, 16, तो कितना आएगा, 2। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 शुड बी इक्वल्स टू 2, वेयर ऑल yi लाइज बिटवीन 0 to 5। अब देखो, सारे के सारे किसी एक के पास जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितना है, 5 है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हमें 2 कॉइन बांटने 3 लोगों में, तो 2 फॉल्स कॉइन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो दैट विल गिव यू आंसर 4c2। 4c2 इज व्हाट, 6। देखो ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के या काउंटिंग करके आप आंसर निकाल सकते हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो प्योरली बाइनोमियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बुक्स वगैरह में मिलेगा लेकिन जेई में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ, ये एक दो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हुए जिसमें हम लोग से यूज कर सकते थे। बाकी अपर लिमिट वाले कई क्वेश्चंस आएंगे तो जिनको हम लोग बाइनोमियल पढ़ने के बाद एक लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचती है एक लास्ट चीज। ठीक है, वन लास्ट थिंग दैट रिमेन्स इज दैट इज कॉल्ड एज डी अरेंजमेंट थ्योरम। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, डी अरेंजमेंट थ्योरम। अब डी अरेंजमेंट थ्योरम बेसिकली क्या कहती है। ठीक है, तो व्हाट डज द डी अरेंजमेंट थ्योरम सेज, तो इसको हम लोग इस पार्ट में न लेके अगले पार्ट में लेंगे। ठीक है, बट आई विल जस्ट टेल यू अ सिंपल थिंग हाउ टू डू दैट। ओके, तो देखो सिंपल सी बात समझो कि मान लो अपना समर्थ जो है, ठीक है, आपने अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, तो वैलेंटाइन डे के दिन समर्थ ने अपनी 10 गर्लफ्रेंड्स को, ठीक है, 10 लेटर लिखे। अब उसके क्लास जाना था, जल्दबाजी में उसने क्या क्या हुआ कि लेटर लिखे, एनवलप में डाल दिए। एनवलप में डालने के बाद क्या हुआ, एनवलप में डाल दिए, मतलब लेटर्स लिख दिए, एनवलप पे नाम लिख दिया, लेटर पे नाम लिख दिया। जल्दबाजी में उसने अपने छोटे भाई को बोला कि सुन यार, मुझे थोड़ा जल्दी है, थोड़ा सा मेरे काम करेगा, लेटर्स पे नाम लिखे हुए हैं और एनवलप पे नाम लिखे हुए हैं, वो क्या करना है तो पोस्ट कर देना। अब लेकिन मुझे पता नहीं था, भाई थोड़े खुंदक में, पिछली उसने मम्मी से पिटाई कराई थी, तो भाई मैथमेटिकल था, उसने सोचा कि मैं इसमें मज़े कैसे ले सकता हूँ। तो मज़े वो कैसे ले सकता था, जब कोई एक सही लेटर गलत जगह पहुँच जाए। ठीक है, अब उसमें और हाइपर मैथमेटिकल हो गया। उसने बोला कि यार ये मैक्सिमम मज़े कब आएंगे, मैक्सिमम मज़े तब आएंगे जब सारे लेटर गलत जगह जाए। अच्छा, तो और मैथमेटिकल सोचा उसने। एक चीज़ बताओ यार, ये कि मैक्सिमम मज़े कितने अलग अलग तरह से आ सकते हैं। ए बी की लेटर के चक्कर में मारे और ए सी की लेटर के चक्कर में मारे, दोनों में अलग अलग आएगा ना मज़ा।
तो इस कारण से समझो, तो अब यहाँ पे उसके भाई को हेल्प करना है, उसके भाई को अपन को हेल्प करना है क्या, कि हमें एन लेटर्स एन एनवलप्स में डालने हैं। जब कोई भी लेटर अपने एनवलप में ना जाए, नो लेटर गोज इनटू द राइट एनवलप, एवरी लेटर शुड गो टू द रॉन्ग एनवलप। ठीक है, तो डीअरेंजमेंट थ्योरम इज द थ्योरम विच टेल्स यू हाउ टू इवेलुएट of arranging n persons on n chairs so that no person sits on the same chair on his own chair. ठीक है, या फिर how to write n letters in n envelopes so that no letter goes into the right envelope, or in how many ways n persons can wear n coats so that no person wears his own coat. ठीक है, इस तरह के जितने सिनेरियोज होते हैं वो सारे के सारे जाते हैं किसमें, डीअरेंजमेंट थ्योरम में। ठीक है, तो डीअरेंजमेंट थ्योरम में क्या, हम लोग इस बारे में और बात करेंगे। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दिस डीअरेंजमेंट थ्योरम इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके।